नमस्कार, मैं कशिश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ सियासी किस्से के तीसरे कड़ी में। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया है, हमने किसी पर विजय प्राप्त नहीं की है, हमने उनकी जमीन, उनकी संस्कृति और उनके इतिहास को पकड़ा नहीं है। हमने उन पर अपने जीवन के तरीकों को लागू करने की कोशिश नहीं की है। मौलाना अबुल कलाम गुलाम मोइनुद्दीन की कही हुई इस बात को भारतवर्ष का इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। 11 नवंबर 1828 में सऊदी अरेबिया के मक्का की पाक भूमि पर इनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि हिंदुस्तान की 20वीं सदी के मौलाना आजाद सबसे महान विद्वान थे और इस बात की स्पष्टता का प्रमाण यह है कि मौलाना आजाद स्वतंत्र भारत के सबसे प्रथम शिक्षा मंत्री नियुक्त हुए थे। 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में इस दिन को भारत राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाता है। बंगाल में रहने वाले जाने माने विद्वान मोहम्मद खैरुद्दीन बिन अहमद के पुत्र आजाद ने अपनी शिक्षा बहुत छोटी सी उम्र में शुरू कर दी थी। आजाद की मां शेखा आलिया बिन्त मोहम्मद मदीना की बहुत मशहूर शेखा थी। हिंदी, उर्दू, अरबी और अंग्रेजी जैसी कई भाषाओं में महारत हासिल किया और अपने ज्ञान से अखबारों में ऐसे लेख छापे जिन्हें पढ़कर हर हिंदुस्तानी के मन में क्रांति की ज्वाला जल जाती और फिरंगियों के पसीने छूटने लगते। बारूद के बदले अगर हाथों में किताब हो तो कितना अच्छा हो। ऐ काश हमारी आंखों का 21वां ख्वाब तो अच्छा हो। 12 साल की उम्र में आजाद ने ऐसे कई लेख और कविताएं लिखना शुरू किया। आजाद ने एक वकील नामक साप्ताहिक में काम भी किया और सन 1912 में उन्होंने अपनी खुद की एक साप्ताहिक अल हिलाल की शुरुआत की, जिसमें अंग्रेजों की कुनीतियों और अत्याचारों के बारे में सरेआम छापा जाने लगा। इस अखबार को पढ़ के ब्रिटिश सरकार की ईंट से ईंट बज गई और मजबूरन सन 1914 में उन्हें इस साप्ताहिक पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। पर उनकी ये नाकाम कोशिश आजाद को कहाँ रोकने वाली थी और सन 1915 में उन्होंने एक नई साप्ताहिक अल बलाग की शुरुआत की। मौलाना अबुल कलाम आजाद की सियासी लड़ाई सन 1905 में शुरू हुई। यह उस दौरान की बात है जब आजाद हिंदुस्तान के बड़े बड़े क्रांतिकारियों के साथ उठने बैठने लगे। अब कुछ साल आगे बढ़े तो सन 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तब हिंदुस्तानियों को बिना उनकी मर्जी के युद्ध में ढकेल दिया गया और सन 1919 में युद्ध खत्म होते ही ब्रिटिश सरकार ने भारत पर रोलट एक्ट जारी कर दिया, जिसके तहत मौलाना अबुल कलाम आजाद को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। पर किसी जेल की दीवारें इतनी मजबूत कहाँ कि आजाद के इरादों को डगमगा सकती हैं। बात करते हैं सन 1919 में, जब 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक शर्मनाक घटना घटी जिसमें अंग्रेजों ने रोलट एक्ट के तहत निहत्थे मासूमों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस हत्याकांड से पूरा भारत शोक में जरूर था, मगर सीने में आक्रोश के कारण खून खौल रहा था। जेल से बाहर आते ही आजाद महात्मा गांधी के साथ जुड़ गए और असहयोग आंदोलन में उनके साथ खड़े रहे। इस आंदोलन के दौरान आजाद देश भर में घूमे और घर घर जाकर लोगों को एकत्र किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद की सोच और उनके सिद्धांत हिंदुस्तान को लेकर महात्मा गांधी से बहुत मिलते थे। दोनों ही संपूर्ण स्वराज में विश्वास रखते थे और यही नहीं बल्कि आजाद की जवाहरलाल नेहरू से भी गहरी मित्रता थी। आंदोलन के दौरान आजाद ने देश भर में गांधी जी के विचारों का प्रचार किया। आजाद का यह कहना था कि अगर हिंदुस्तान को आजादी चाहिए तो हर एक हिंदू और मुस्लिम को साथ आना होगा। सन 1919 मौलाना आजाद ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। सन 1923 35 साल की उम्र में मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे पहले युवा नेता बने।
आजाद की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई से रूबरू करना है तो चलिए चलते हैं सन 1927 में, जब भारत में साइमन गो बैक के नारे गूंज रहे थे। इसके अतिरिक्त एक नेहरू रिपोर्ट भी तैयार की गई, जिसका मौलाना आजाद ने पूरा समर्थन किया, जिसमें एक इकाई वाला संविधान को प्रस्तुत किया गया। मगर यह बात मोहम्मद अली जिन्ना को कुछ रास नहीं आई। साल 1930 जब मौलाना आजाद और गांधी जी ने कई आंदोलन जैसे सिविल अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह शुरू कर दिए थे। 5 साल बाद भारत में चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुई। अब जिन्ना की नाराजगी यह कहकर बढ़ गई थी कि भारत में हिंदुत्व राज आ गया है। सरल भाषा में कहें तो मौलाना आजाद और जिन्ना के विचारों में जमीन आसमान का फर्क था। जहां मौलाना आजाद हिंदू और मुस्लिम की एकता में भरोसा रखते थे, वहां जिन्ना भारत को 2 हिस्सों में बांटने के सपने देख रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के 2 हिस्से करने के सख्त खिलाफ थे। अब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है और अंग्रेजों ने भारतीयों को लड़ने भेज दिया है। गांधी जी को भारत पर जापान का खतरा भी नजर आने लगा। तब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में आरंभ किया। इस आंदोलन को आजादी का टर्निंग पॉइंट कहा गया है, क्योंकि इसके बाद अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए। मौलाना आजाद 2 नेशन थ्योरी को नहीं मानते थे और मुस्लिमों के दूसरे देश की मांग को हर बार ठुकरा दिया करते। मगर कई नीतियों और बैठकों के बाद भी जब कोई नतीजा नहीं निकला, तब जिन्ना ने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी, जिसमें फैसला लोगों पर छोड़ दिया गया। इसके बाद हिंदुस्तान में 3 दिन तक कत्लेआम का जो सिलसिला चला है, उसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी को जिन्ना की मांगे मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखा। मजबूरन मौलाना आजाद को सहमत होना पड़ा और सन 1947 में भारत के 2 टुकड़े हो गए। आजाद की नजरों से देखें तो यह लड़ाई उनकी पहली और आखिरी हार थी, मगर इसके बाद उन्होंने भारत को मजबूत बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आजाद के शिक्षा मंत्री बनने के बाद वह हिंदुस्तान की शिक्षा अवस्था को बेहतर करने में लग गए। मौलाना आजाद को उनके सराहनीय कार्यों के लिए भारत रत्न से नवाजा गया। हृदय से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है। मन में ऐसी मंशा रखकर आजाद ने उस वक्त के भारत को स्वतंत्र भारत में बदल दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। सन 1958 में 22 फरवरी को आजाद का देहांत हो गया और उनके निधन के बाद आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम प्रकाशित हुई। The Communicators